मेरा सवाल। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं प्रियंका संभव, आपके लिए लेकर आती हूं हेलो मनी 9। मेरी सिर्फ मेरा सवाल, आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर हमारे एक्सपर्ट आपको पहुंचाते हैं एडवाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडेक्स फंड में जब आप निवेश करते हैं तो क्या होता है। आप ब्रॉडर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो करने वाले स्कीम्स में निवेश करते हैं। जैसा जैसा इंडेक्स का प्रदर्शन होता है वैसा वैसे आपकी स्कीम का प्रदर्शन होता है, लेकिन इंडेक्स में नहीं निवेश करते हुए मुकेश जी आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। सो हम मुकेश जी से, क्योंकि मुकेश जी मुझे लगता है स्मार्ट बीटा को लेकर इन्होंने बहुत रिसर्च किया है और चीज़ों को मेरे लिए बहुत सिंप्लीफाई करते हैं। सो आई एम श्योर आप लोग भी इस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय करेंगे। और अगर आप मुकेश जी से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बता देते हैं कैसे आप भेजिए अपने क्वेश्चन। एक तरीका है कि आप हमें व्हाट्सएप करिए 9311211874 पर। दूसरा तरीका है कि आप हमें जो है ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर, या फिर यूट्यूब पर लाइव भी कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। मुकेश, वेलकम टू मनी 9। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इंडेक्स फंड जो कि हमेशा माना गया एक पैसिव इन्वेस्टमेंट करने वालों का एक जरिया है, भाई एकदम सिंपल निवेश है, आपको बेंचमार्क को फॉलो करना है, नो हेडेक, सिंपली आप जो है ब्रॉडर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जैसे मैं वनीला इंडेक्स फंड्स कहती हूं। लेकिन अब स्मार्ट बीटा रणनीति लेकर आ गए हैं कई कंपनियां और वो कह रही हैं कि भैया हम इसको आपके इंडेक्स को स्मार्ट बना रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजी बेहतर रिटर्न दिला सकती है? देखिए प्रियंका जी, जैसे आपने कहा स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड्स काफी पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि फंड हाउसेस भी आप देखिए काफी सारी स्कीम्स लॉन्च हो रही है। और इंडिया में तो अभी ये रीसेंट हो रहा है, बट ग्लोबली इंडिया के बाहर ये कई सालों से है, 20-30 साल से इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। अब जो इंडेक्स फंड्स हैं, चाहे आप उन्हें वनीला बोलिए या स्मार्ट बीटा, दूसरी जो कैटेगरी जो नई आ रही है, इनका करने का दो बहुत बड़ा कारण है। एक तो ये लो कॉस्ट होता है, क्योंकि जब हम इनको एक्टिव फंड से कंपेयर कर रहे होते हैं, एक्टिव फंड महंगे होते हैं, इसमें कॉस्ट कम होती है। दूसरा ये सिंपल होते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंडेक्स फंड पॉपुलर हो रहे हैं। अब आपने एक बताया जैसे कि सिंपल वनीला प्रोडक्ट्स हैं, जैसे निफ्टी लार्ज कैप ले लीजिए, मिड कैप इंडेक्स ले लीजिए, स्मॉल कैप इंडेक्स ले लीजिए, जनरली इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। अब इनके ऊपर एक नई कैटेगरी आई है स्मार्ट बीटा। इसमें फंड मैनेजर तो पैसिव ही होता है, बहुत ज्यादा उसका एक्टिव रोल नहीं होता, बट इसमें देखते ही हैं कि वो कोशिश करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स को ढूंढने या कुछ ऐसे फिल्टर्स को लगाएं जिससे ना सिर्फ रिटर्न बेटर हो बट रिस्क भी कम हो। और बहुत ऐसे पॉपुलर फैक्टर्स हैं या स्मार्ट बीटा फंड्स हैं जो कि काफी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं और इन्वेस्टर्स काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैं दो बहुत ज्यादा फैक्टर्स के नाम नहीं लूंगा जो इन्वेस्टर्स कंसिडर करें, क्योंकि कई बार वो कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। दो बहुत पॉपुलर फैक्टर, एक है मोमेंटम फैक्टर का मतलब ये होता है कि वो स्टॉक्स जो लास्ट 6 महीने या 12 साल में तेजी में है और कोशिश है कि वो आगे भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखा गया है कि जो स्टॉक्स अभी तेजी में है वो आगे भी चलते जाते हैं, क्योंकि लोग पास्ट परफॉर्मेंस देख डालते हैं। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं जिनको बहुत ज्यादा रिटर्न चाहिए, वोलेटिलिटी से कंफर्टेबल है, तो उनके लिए मोमेंटम इंडेक्स या स्मार्ट बीटा इंडेक्स काफी अच्छा है। और दूसरा एक इंडेक्स जो इन्वेस्टर कंसिडर कर सकते हैं वो लो वोलेटिलिटी एक इंडेक्स फंड है। इसकी खासियत क्या है कि रिस्क इसमें निफ्टी, जो कि सबसे सेफ इंडेक्स माना जाता है लार्ज कैप में, उससे कम है रिस्क और रिटर्न वो उससे ज्यादा दे रहा होता है। तो बहुत इनोवेशन है, अच्छा है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि सिंपल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो लो कॉस्ट है, जिससे रिटर्न आपका थोड़ा बेटर हो जाता है प्लेन वनीला इंडेक्स फंड से, और रिस्क भी कम होने की पॉसिबिलिटी रहती है। ओके, आपने अभी मोमेंटम का जिक्र किया, तो आज मेरे साथ निप्पॉन इंडिया से अरुण सुंदरेशन थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। वो हैं हेड निप्पॉन इंडिया ईटीएफ के, और उनका एक एनएफओ अभी खुला हुआ है, वो मोमेंटम निफ्टी मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड ही है, तो हम उनसे भी बात करने वाले हैं। सो आई एम श्योर जो लोग जुड़े हुए हैं आप बने रहिए, थोड़ी देर में हम निप्पॉन इंडिया के इस नए फंड पर भी बात करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि आपने ये तो मुझे बता दिया कि भाई ये आपको बेंचमार्क से बेटर रिटर्न देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें आप एक रूल लगा देते हैं, कुछ फैक्टर्स लगा देते हैं, तो एक ये एक्टिव और पैसिव का एक मिश्रण मुझे नजर आ रहा है। अब एज एन इन्वेस्टर मैं स्मार्ट बीटा फैक्टर कैसे तय करूं, क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं एक इंडेक्स फंड में निवेश करूं, पर क्या मैं स्मार्ट बीटा फैक्टर इंडेक्स फंड में निवेश करूं या एक प्लेन वनीला इंडेक्स फंड में निवेश करूं? मैं ये कैसे, इस डिसीजन पर कैसे पहुंचूं?
ये बहुत प्रियंका आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक छेड़ा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, फंड्स जो होते हैं, म्यूचुअल फंड्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो स्टॉक से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। आने वाले टाइम में आप देखिएगा जो नंबर ऑफ इक्विटी फंड्स हैं वो आपके स्टॉक से ज्यादा होंगे, तो पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन या क्रिएशन बहुत टफ हो जाता है, कौन से फंड्स ऐड करें और कैसे करें। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको सिंपल रूल बताना चाहूंगा इन्वेस्टर्स को, जो वो फॉलो कर सकते हैं। देखिए, जो पोर्टफोलियो का पार्ट है, जनरली कॉम्पोजिशन आप कैसे करेंगे, 50% आप पोर्टफोलियो एटलीस्ट लार्ज कैप में रखेंगे। आप 50 का 60 भी कर सकते हैं अगर आप कंजर्वेटिव हैं, बट एटलीस्ट 50% आपका लार्ज कैप में रहना चाहिए, क्योंकि एक आपका कोर पोर्टफोलियो है, स्टेबल पोर्टफोलियो है। जनरली लार्ज कैप गिरते भी कम है और रिटर्न अच्छा देते हैं। 50% आपने लार्ज कैप में किया, 50% आप मिड या स्मॉल में आप कर सकते हैं। कंजर्वेटिव है तो आप 40 भी कर सकते हैं। अब लार्ज कैप के लिए हम रिकमेंड करेंगे कि आप इंडेक्स फंड्स करें। इंडेक्स फंड इसलिए करें क्योंकि लार्ज कैप में अल्फा चला गया, फंड मैनेजर इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है, तो बेटर आप इंडेक्स फंड्स कर लें, क्योंकि उसमें कॉस्ट कम लगती है। और जो मिड और स्मॉल वाला बकेट है, उसमें आप एक्टिव फंड सेलेक्ट करें, क्योंकि वहां पे वो बेटर रिस्क मैनेज प्ले कर पाता है और रिटर्न भी अच्छा दे पाता है। अब जो आपका 50% वाला लार्ज कैप वाला बकेट है, इसमें आप इंडेक्स फंड्स करेंगे प्लेन वनीला। इसमें भी आप थोड़ा ब्रेकअप कर सकते हैं। आप 30 से 35% प्लेन वनीला करिए और 15% के आसपास आप स्मार्ट बीटा करिए। और स्मार्ट बीटा की भी मैं बात बताऊं, ऐसा नहीं है कि स्मार्ट बीटा बहुत कुछ अच्छा कर देगा आपके पोर्टफोलियो में, वो अच्छे हैं प्रोडक्ट्स, बट थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मेरे को नहीं लगता कि 90% इन्वेस्टर्स को उनकी जरूरत भी है। अगर आप सिंपल इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स में ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो आप प्लेन वनीला प्रोडक्ट्स कर लेंगे, जैसे निफ्टी या निफ्टी 500 इंडेक्स। वो आपके लिए सिंपल है लार्ज कैप के एक्सपोजर के लिए। बट अगर आपको मार्केट थोड़ा समझ में आता है, थोड़ी नॉलेज रख सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं इन द सेंस की प्रोडक्ट के डिटेल में, तो आप स्मार्ट बीटा 10 से 15% आप ऐड कर सकते हैं, जहां पे मोमेंटम लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स आप ऐड कर सकते हैं। ओके, सो वेल एक्सप्लेन। 50% आपके पोर्टफोलियो का लार्ज कैप में जाएगा, उसमें आप लार्ज कैप में इंडेक्स फंड में एक्सपोजर लेंगे और उस 50% में 15% तक जो है आप इस तरह का एक स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। पर प्लीज रीड बिटवीन द लाइंस। मुकेश सर ने क्या कहा, अगर आपको मार्केट की समझ है, तो यू नीड टू बी अ लिटिल मैच्योर्ड इन्वेस्टर टू टेक दिस कॉल। ठीक है, तो थोड़ा आप मार्केट समझते हैं तो आप ये पैसा उस तरफ आप डाइवर्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। डाइवर्ट इज अ रॉन्ग वर्ड, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो क्योंकि ये इंडेक्स फंड की स्ट्रैटेजी पे मैं बात कर रही हूँ, तो वो सारे रूल्स यहाँ पे भी इंप्लाई होंगे ना, ये इसका एक्सपेंस रेशियो कम होगा मेरे लिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, इंडिया में जितने भी इंडेक्स हैं वो एनएससी बना रहा होता है और फंड हाउसेस उसे रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। और इसमें अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप एक्सपेंस रेशियो देखिए, जनरली इसमें एक्सपेंस रेशियो 0.5 लेके 0.8 0.9% होता है, कम रहता है एक्सपेंस कंपेयर टू एक्टिव फंड जो आपसे 2% चार्ज कर लेते हैं, तो वो भी आपका एक बचाव हो जाता है। ओके फाइन, चलिए। और ये मुझे बता दीजिए, निवेश अगर कोई करना चाहता है एक स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड में, तो उसका नजरिया कितना लंबा होना चाहिए? क्योंकि हम ये लार्ज कैप वाले हिस्से में इसमें निवेश कर रहे होंगे, तो इसका नजरिया आपको कितना टाइम देना चाहिए एक स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड में जब आप निवेश करते हैं? देखिए प्रियंका जी, स्मार्ट बीटा और नॉर्मल इक्विटी फंड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। थोड़ा उसमें रिस्क कम होगा, थोड़ा वो रिटर्न ज्यादा दे देगा, बट जितना रिस्क आपका इक्विटी में लगभग उतना ही रहता है। तो जैसे हम इक्विटी में रिकमेंड करते हैं, वही पैसा डाले जो अगले 5 से 7 साल के लिए आपको नहीं चाहिए। और इस समय मैं ये बात गोल्ड में हाईलाइट करना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट काफी रैली है, बबल मोड में है, तो वही पैसा आप इक्विटी में डाले जो 5 से 7 साल के लिए नहीं चाहिए। ओके, सो आई थिंक आपने मार्केट की बात की, मुझे आपसे जानना है ये मार्केट का जो मूड है, ये रोज एक नए रिकॉर्ड हम बना रहे हैं। सो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स को, खास तौर पर उन रिटेल इन्वेस्टर्स को जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं? देखिए प्रियंका जी, मेरे से मार्केट के बारे में पूछेंगे तो मैं काफी बुलिश हूँ। मेरे को लगता है कि मार्केट अभी आने वाले टाइम में भी चलेगा, और इसके दो बहुत बड़े कारण हैं। एक तो देखिए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर का बहुत पैसा मार्केट में आ रहा है, महीने के 60,000 करोड़ महीने मार्केट में आ रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा कारण है आधार कार्ड।
हम सबको मिस्टर नंदन नीलेकणी जी को थैंक यू करना चाहिए। इसका कारण मैं बताता हूं। अगर इन्वेस्टर्स को ध्यान हो, आज से 6-7 साल पहले अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना होता था तो फॉर्म्स होते थे, आपको ब्रांच में जाना पड़ता था, बहुत टफ होता था। और अगर हम 7 साल पहले देखें, टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 1.5% ऑफ द पॉपुलेशन सिर्फ उनके पास डीमैट होता था। हुआ के आधार कार्ड आने से आप कोई भी ऐप डाउनलोड करिए, आपके आधार कार्ड के बेसिस पे आपकी केवाईसी हो जाती है, बैंक अकाउंट तुरंत खुल रहे हैं, डीमैट अकाउंट तुरंत खुल रहे हैं और आप तुरंत स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पा रहे हो, जिसकी वजह से नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है जिनके पास डीमैट हो गया वो परसेंटेज अब 11 चला गया। तो जो हमने 75 साल की आजादी के बाद जो अचीव नहीं किया वो लास्ट हमने 7 साल में कर लिया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और अभी भी इक्विटी पार्टिसिपेशन काफी कम है। मेरे को लगता है आने वाले टाइम में ये चलेगा और डोमेस्टिक फ्लो स्ट्रांग रहेंगे। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, आप देखिए यूएस में इंटरेस्ट रेट 5.5% डॉलर टर्म्स में हो रखे हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी इमर्जिंग मार्केट में पैसा डाल ही नहीं रहे, वो सारा पैसा यूएस में डाल रहा है। आज रात को यूएस फेड की मीटिंग है और यूएस फेड रेट कट करेगा, 25 बिप्स करेगा, 50 बिप्स करेगा। जब वो रेट कट होने लगेंगे तो फॉरेन पैसा आएगा, तो और मार्केट चढ़ेगा। तो मेरे को लगता है कि मार्केट चलेगी और विद इन मार्केट भी ना बहुत अलग है। जैसे लार्ज कैप जो है, निफ्टी का P23 चल रहा है, वो क्वाइट फेयरली वैल्यूड है। बबल जो है इस समय मिड स्मॉल माइक्रो एसएमई में है, वहां इन्वेस्टर्स केयरफुल रहें। अगर आपको लग रहा है कि आप कंजर्वेटिव हैं तो आप लार्ज कैप में एक्सपोजर करें। ठीक है, सो कॉशियस स्टैंड रखेंगे आप मिड स्मॉल माइक्रो स्मॉल और इन सब पर, लेकिन हाँ ओवरऑल सेंटिमेंट आपको लग रहा है कि अच्छे हैं और यूएस के रेट कट का भी हम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे। ये तो हमें गल दिख ही जाएगा जब बाजार खुलेंगे तो। ऑलराइट, अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आती हूँ। मेरे साथ एक कॉलर पे जुड़ गए हैं, अमित हैं कानपुर से। अमित जी नमस्ते, स्वागत है आपका मनी 9 में। नमस्ते मैडम। नमस्ते। तो मैं आपका पोर्टफोलियो देख रही थी, आप सरकारी नौकरी करते हैं? ठीक है, अब मैं आपका पोर्टफोलियो रीड आउट कर रही हूँ, फिर आप अपना सवाल पूछ पाएंगे, ठीक है? तो एसबीआई के ब्लू चिप फंड में आप 2,500 रुपए की सिप कर रहे हैं। एक्सिस के मिड कैप फंड में आप 1,000 की सिप हर महीने डाल रहे हैं। एचडीएफसी के स्मॉल कैप फंड में 2,000 की सिप चल रही है। ये सिप है या एक मुश्त है सर? सॉरी मैम, किसने? ये एचडीएफसी स्मॉल कैप, मिरे एसेट लार्ज कैप, मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप, इन सब में आप सिप ही कर रहे हैं ना? एक मुश्त लमसम ना निवेश सिप कर रहे हैं, सिप कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट एसआईपी। ओके ठीक है, सिप कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं। तो अब और आप 2500 की सिप और करना चाहते हैं इन सिप्स के अलावा, और अब आप क्या जानना चाहते हैं, आपके लक्ष्य क्या है? बेटी की पढ़ाई और बेटी की शादी? यस मैम। तो कितना समय है उसके लिए? बिटिया कितनी बड़ी है अभी? अभी प्रेजेंट में मैडम जो बेटी की एज है वो 1 ईयर है। अच्छा, ओके। और अभी से आप उसके लिए प्लान कर रहे हैं। तो आपने जो हमें लिखा था उसमें लिखा था कि भाई 15 साल में आपको जो है 70 लाख आप जोड़ना चाहते हैं बेटी की पढ़ाई के लिए, और 20 साल के बाद 1.5 करोड़ होने चाहिए बेटी की शादी के लिए। ठीक कहा मैंने अमित जी? राइट मैंने, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट क्या है, आल्सो डेबिट माय सैलरी अकाउंट 11,000 पॉइंट एनपीएस रिटायरमेंट अकाउंट। अच्छा, तो आप एनपीएस में भी निवेश करते हैं? कुछ सपोर्ट वहाँ, इस वजह से मैंने इसमें ये जो टारगेट सेट रखा है ये सही है नहीं, इसीलिए मैंने पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहता हूँ। ठीक है, और एनपीएस में भी आप 11,000 रुपए डाल रहे हैं हर महीने? और 11,000 रुपए भी प्रेजेंट में सैलरी से डिडक्ट, जैसे जैसे सैलरी इंक्रीज होगी ये अमाउंट भी आगे जाके इंक्रीज होता जाएगा। ओके ठीक है, ठीक है, फेयर इनफ अमित जी। अब मैं मुकेश जी को कहूंगी कि वो रिव्यू करके बताएं कि इन्होंने जो टारगेट सेट किए हैं वो कितने अचीवेबल लग रहे हैं मुकेश सर, और आपके सामने इनका पोर्टफोलियो भी है और 2500 की ये एडिशनल सिप भी शुरू करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अमित जी को बधाई देना चाहूंगा। वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू वो अपने फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। जनरली हम देखते हैं कई बार गवर्नमेंट ऑफिसर कंजर्वेटिव होते हैं, बट अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है तो इक्विटी उनके लिए बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, स्पेशली अगर आप म्यूचुअल फंड से सिप करते हैं। अब अगर मैं इनका पोर्टफोलियो देखूं तो इन्होंने पोर्टफोलियो काफी अच्छा बनाया है। मेरे से आप पूछेंगे क्योंकि इनके पास लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है। काफी अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। इनको बहुत ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक इनके पास एक्सिस मिड कैप फंड है
एक्सेस के फंड इस समय काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो रिकमेंडेशन ये है कि एक्सेस मिड कैप में आप एसआईपी स्टॉप कर दें और उसकी जगह आप निपॉन ग्रोथ फंड ले लें, जो कि एक मिड कैप फंड है, निपॉन की टीम भी अच्छी है, तो वो एक आप चेंज कर लें। बाकी जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं वो सही है, आप उन्हें कंटिन्यू करें। दूसरा आपका सवाल ये था कि आप 2,500 की नई एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में मैं आपको एचडीएफसी का बीएससी 500 इंडेक्स फंड रिकमेंड करूंगा। एक आपके पास इंडेक्स फंड नहीं है और इस समय मेरी प्रेफरेंस थोड़ी लार्ज कैप में ज्यादा हो रही है। बीएससी 500 इंडेक्स फंड एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड है, काफी स्टेबल फंड है, तो इसमें आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपने जो गोल प्लानिंग की बात करी, बहुत बढ़िया, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू गोल प्लानिंग कर रहे हैं। आपने बोला 70 लाख चाहिए आपको, 70 लाख चाहिए 15 साल में, और उसके बाद आपको 1.5 डेढ़ करोड़ चाहिए 20 साल में। तो अगर ये आप एसआईपी करेंगे 11,000 की, तो ये क्या पूरा होगा? बहुत क्लोज रहेगा अगर हम एज्यूम करें कि 15% का रिटर्न निकल जाए, क्योंकि मेरे को लगता है आने वाले 10-20 साल में इंडिया का बहुत बेहतरीन पीरियड है, तो 15% रिटर्न निकलना चाहिए। इसमें थोड़ा सा आपको चेंज ये करना पड़ेगा कि अगर हम 11,000 की एसआईपी करेंगे तो थोड़ा शॉर्टफॉल रहेगा, तो आप स्टेप अप एसआईपी करिए। स्टेप अप एसआईपी में होता क्या है कि हर साल आप थोड़ा एसआईपी का अमाउंट बढ़ा दीजिए, और आपको जरूरत है कि सिर्फ आप स्टेप अप एसआईपी 5% से बढ़ा दीजिए। और 5% बहुत बड़ा नंबर नहीं है, क्योंकि इंडिया में जनरली इंडिया ग्रो कर रहा होता है 10-11%, और सैलरी ग्रोथ भी 10-11% के आसपास रहती है। तो मेरे ख्याल से आप सेविंग से 5% आप इजीली बढ़ा पाएंगे, और अगर आप ये फॉलो कर लेंगे तो आपके जो ड्रीम्स हैं आपकी डॉटर के लिए, वो बिल्कुल पूरे हो जाएंगे। ओके, सो थोड़ा सा जो है आपको अपनी निवेश की रकम जो है यहाँ बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं मुकेश जी। तो प्लीज़ अमित जी इनके एडवाइस को फॉलो कीजिए, एंड हम चाहेंगे कि आप ज़रूर, आप जो चाह रहे हैं वो पूरा हो, आपका फाइनेंशियल गोल आप पहुँच सकें, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी राशि बढ़ाइएगा, स्टेप अप करते रहिएगा। ऑल राइट, अब मैं लेकर आती हूँ आपके लिए बाबू राज जी का पोर्टफोलियो। हम इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे, पर जब तक बाबू राज जी को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, अगर लग जाए उनका फोन, मैं इनका पोर्टफोलियो रीड आउट करती हूँ। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, इसमें ये 10,000 की सिप कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में 10,000 की सिप कर रहे हैं। एचडीएफसी डिफेंस फंड में 10,000 की सिप है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के ब्लू चिप फंड में 10,000 की सिप है। कैनेरा रोबेको के ब्लू चिप इक्विटी फंड में 10,000 की सिप। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज है। एक्सिस का ब्लू चिप फंड है इनके पास। एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है, और इसके अलावा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड। इसमें इन्होंने 25,000 रुपए का लमसम निवेश किया है। सो अब 20,000 निवेश करने के लिए 2 नए फंड्स बताइए, ये इनका सवाल है। एक्सिस ब्लू चिप फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, अभी मुकेश जी भी यही हाईलाइट कर रहे थे, क्या मुझे इस यहाँ से पैसे निकाल के किसी और फंड में स्विच कर जाना चाहिए? तो अगर स्विच करें तब क्या करें? 15 साल ये निवेश करेंगे, 20 करोड़ का टारगेट, क्या लग रहा है सर? और 20% से ये स्टेप अप भी करेंगे बाबूराज जी? देखिए प्रियंका जी, कितना अच्छा सुनने में लगता है कि लोग आज के तारीख में 20 करोड़ का गोल प्लानिंग कर रहे हैं। किसी आप आम आदमी को बताओ कि 20 करोड़ इकट्ठा करना एक वो इमेजिनेशन से बाहर होता है, बट इन्वेस्टर आज के दिन सोच रहा है कि मैं डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट से 20 करोड़ इकट्ठे कर लूंगा, तो बहुत बढ़िया बात है। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट्स अगर आप म्यूचुअल फंड में सिप करें, डिसिप्लिन रखें, तो बड़े से बड़े गोल अचीव हो सकते हैं। तो इनके पहले पोर्टफोलियो पे फोकस करते हैं। देखिए पोर्टफोलियो में अगर हम देखें नंबर ऑफ स्कीम्स बाबूराज जी की, तो इन्होंने 10 स्कीम्स ले रखी। मेरे को नहीं लगता कि इन्वेस्टर्स को इतनी स्कीम्स की जरूरत है, क्योंकि पोर्टफोलियो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और ज्यादातर स्कीम्स में वो ओवरलैप होता है, उनमें ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो इन्वेस्टर्स ज्यादा पोर्टफोलियो को स्कैटर ना करें। लार्ज कैप फंड आप एक ही ले ले तो चल जाएगा, मिड एक ले लीजिए, स्मॉल एक ले लीजिए, थोड़ा डाइवर्सिफाइड ले लीजिए। ज्यादा स्कीम्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैनेजमेंट भी उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इनके पोर्टफोलियो में मैं कुछ चेंजेस करना चाहूंगा। स्पेशली अगर मैं बात करूं, कुछ स्कीम्स इनके पास है जो मुझे लगता है अंडर परफॉर्मिंग है या आगे जाके अंडर परफॉर्म करेंगी। जैसे जहां एसआईपी में स्टॉप करना चाहूंगा, 3 फंड है जहां पे जो अंडर परफॉर्मिंग है, जो कि जहां पे इन्हें स्टॉप करना चाहिए। जैसे पीजेएम का इंडिया मिड कैप फंड है, एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है, एक्सिस ब्लू फंड है। एक्सिस का मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ज्यादातर सारे फंड अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और ये एक लार्ज कैप फंड है, तो मेरे को नहीं लगता कि इंडेक्स को बीट कर पाएंगे। एसबीआई स्मॉल कैप पहले बहुत अच्छा होता था, बट अब इसका एयूएम इतना बड़ा हो गया कि स्मॉल कैप में
बड़ा मुश्किल होता है इससे रिटर्न जनरेट करना, और पीजेएम की टीम भी काफी चेंज हो रही है और रिटर्न इतने अच्छे नहीं आ रहे। चौथा फंड एक इनके पास एचडीएफसी डिफेंस फंड है। ये एक सेक्टर थीमेटिक फंड है, काफी एग्रेसिव फंड है और काफी रिस्की भी है। इलेक्शंस के बाद से सारे डिफेंस स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। जनरली मैं रिकमेंड करता हूं कि इन्वेस्टर को, नॉर्मल इन्वेस्टर को सेक्टर या थीमेटिक फंड्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें टाइमिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये 4 फंड में आप एसआईपी स्टॉप कर दीजिए, और इन्होंने कहा है कि 20,000 की नई एसआईपी भी स्टॉप करनी है। तो इनके पास कुछ पोर्टफोलियो में अच्छी स्कीम्स हैं, उनको कंसिडर करते हुए मैं इनको स्कीम्स रिकमेंड करूंगा। जैसे एक स्मॉल कैप इनके पास नहीं है, लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप काफी अच्छा करता है, तो आप बंधन का स्मॉल कैप फंड ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा इनके पास एक मोतीलाल का मिड कैप फंड है। इस समय मोतीलाल के सारे फंड अच्छे कर रहे हैं, तो आप मोतीलाल का मिड कैप फंड जो आपके पास ऑलरेडी है उसमें टॉप अप कर लीजिए। और तीसरा, आप एक एचडीएफसी का बीएससी 500 इंडेक्स फंड ऐड कर लीजिए। ये एकमात्र इंडेक्स फंड है, अगर आप एक फंड उठाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक सिंगल फंड उठा लेंगे तो ये आपका कवर कर देता है। इसमें 70% लार्ज कैप होता है, 20% मिड कैप और 10% स्मॉल कैप। लो कॉस्ट एक इंडेक्स फंड है, ये आप इसमें करें। और अब अगर मैं आपकी गोल की बात करूं, आप एसआईपी कर रहे हैं 1,04,000 की, अगर हम अनुमान माने कि 15% का सालाना रिटर्न आ जाएगा, तो अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करें, और आपने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि आप 20% स्टेप अप करेंगे। मेरे को लगता है प्रियंका जी, बाबूराज जी, आपका प्रोग्राम बड़ा बेहतरीन तरीके से देखते हैं, क्योंकि इन्होंने स्टेप अप एसआईपी पे काफी फोकस किया है। तो अगर ये अपनी स्टेप अप एसआईपी 20% भी करते रहेंगे, तो इनके पास पोर्टफोलियो वैल्यू 21 करोड़ हो जाती है, जो कि इनका जो टारगेट है 30 करोड़ 15 साल में, उससे ज्यादा होगा। तो बिल्कुल बाबूराज जी, आप सही डायरेक्शन में हैं, बिल्कुल ऐसे ही चलते रहिए, थोड़े से स्कीम्स के चेंज कर लीजिए तो रिटर्न और बेहतरीन हो जाएगा। 20 करोड़ मिल जाएगा सर इनको 15 इयर्स में? बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, और ज्यादा सरप्लस है। ओके, सो हमारे दूसरे गेस्ट भी बस जुड़ ही रहे हैं, तो हम उनसे बस एक ऑडियो चेक करके उनसे बातचीत शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल आप तक लेकर आना चाहूंगी, जो यूट्यूब पर एमडी नायर जी का है। और एमडी नायर जी मुझसे बहुत नाराज हैं। उन्होंने कल भी लिखा था कि मैं अब आपसे सवाल ही नहीं पूछूंगा। सो नायर सर, प्लीज गुस्सा मत होइए। देखिए, मैं आपका सवाल लेकर आ रही हूँ, क्योंकि आप बार बार कहते कि मैंने आपको इंस्टाग्राम में सवाल भेजा और मैं इंस्टाग्राम में आप वो सवाल नहीं मुझे मिल रहा था। सो एमडी नायर सर ने पूछा है कि वो 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, और मतलब ये लमसम निवेश ही होगा, क्योंकि 30 लाख का ये निवेश करना चाहते हैं। तो क्या एसटीपी करें निफ्टी 50 इंडेक्स में? ये है इनका सवाल। देखिए प्रियंका जी, ये एक जो सवाल है बहुत जनरल सवाल है, और इसका जवाब देना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि इसमें इन्होंने बताया हाँ इनको पैसा जो है 5 साल के लिए करना है, बट इनकी मैं रिस्क प्रोफाइल नहीं जानता हूँ कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, मॉडरेट इन्वेस्टर है, एग्रेसिव इन्वेस्टर है, और ये पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास, ये एफडी से ला रहे हैं, और ये कितना रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इक्विटी में हो सकता है मार्केट 30-40% भी गिर जाए शॉर्ट टर्म के लिए, तो क्या वो हैंडल कर पाएंगे? तो बहुत जरूरी है कि मैं इनका प्रोफाइल जानूं। बट एज्यूमिंग कि ये पैसा, क्योंकि अब मेरे को कुछ इसमें जवाब भी देना है, एज्यूमिंग कि ये पैसा इक्विटी का है, अगर ये टाइम होराइजन 5 से 7 साल है और ये कंफर्टेबल है वोलेटिलिटी के लिए, तो मेरा इनको सुझाव होगा कि निफ्टी इंडेक्स से बेटर है आप बीएससी 500 इंडेक्स करें। बीएससी 500 इंडेक्स इसलिए जो मैं बता रहा था, क्योंकि निफ्टी में सिर्फ टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं, वो पूरा लार्ज कैप होता है, और उसमें जो है हमारे मिड कैप, स्मॉल कैप या निफ्टी नेक्स्ट 50 वाले स्टॉक होते हैं वो मिस हो जाते हैं। बीएससी 500 में क्या होता है, 70% हमारा लार्ज कैप भी कवर हो जाता है, 20% आपका मिड कैप भी हो जाता है, और आपका 10% स्मॉल कैप भी आ जाता है। तो अगर आपको सिंगल फंड करना है तो बीएससी 500 इंडेक्स कर लीजिए। अगर उसमें थोड़ा और डाइवर्सिफाई करना है, आपको 2-3-4 फंड और करने हैं, तो आप कोटक का मल्टी कैप फंड ऐड कर लीजिए, या एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप आप ऐड कर लीजिए, वो भी अच्छा फंड है। निपॉन का मल्टी कैप फंड भी काफी अच्छा है। और अगर 30 लाख आपको डालना है, मेरा सजेशन ये होगा, क्योंकि अभी लार्ज कैप की वैल्यूएशन सही लग रही है, बहुत ज्यादा बबल नहीं है, और आने वाले टाइम में रिटर्न सही आना चाहिए, 30 में से कुछ आप लमसम डाल दीजिए। आप 10 लाख के आसपास लमसम डाल दीजिए। लमसम इसलिए डाल दीजिए ताकि अगर रैली आती है तो मिस ना हो, क्योंकि एसटीपी के द्वारा आप करेंगे तो थोड़ा थोड़ा डिप्लॉय होगा, कई बार रैली मिस हो जाती है। तो 10 लाख आप लमसम डाल दीजिए, और 20 लाख आप 12 महीने की एसटीपी कर दीजिए, तो वो एवरेज आउट भी हो जाएगा। तो अगर आप ये दोनों बैलेंस करके कर लेंगे तो आपका पोर्टफोलियो सही बनेगा।
ऑलराइट, चलिए एक और पोर्टफोलियो मैं लूंगी राजू यादव जी का। लाइव इन्होंने पूछा है हमें यूट्यूब पर। सो राजू जी के पोर्टफोलियो में हमें दिख रहा है टाटा स्मॉल कैप फंड है, 1500 का निवेश कर रहे हैं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है, इसमें 1500 का निवेश आ रहा है। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में 2000 का निवेश है। ICICI प्रू का ब्लू चिप फंड है, 2000 का निवेश कर रहे हैं। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, 2000 का निवेश कर रहे हैं। सो 1 करोड़ रुपए के टारगेट को ये अचीव करना चाहते हैं। अब क्या आप राजू जी को हेल्प कर सकते हैं कैलकुलेट करने में कि कितना वक्त लगेगा 1000 तक पहुंचने में? अभी 9000 का निवेश है, कुल 9000 ये कर रहे हैं। कुल 9000 कर रहे हैं। देखिए अच्छी बात क्या है, इन्होंने जो अपना पोर्टफोलियो बनाया है, अच्छा पोर्टफोलियो काफी बनाया है, क्योंकि इन्होंने स्मॉल कैप्स उठाए हैं, मिड कैप्स उठाए हैं, फ्लेक्सी कैप उठाए हैं, डाइवर्सिफाइड उठाए हैं और सारी अच्छी परफॉर्मिंग स्कीम्स हैं। तो मेरे को लगता नहीं इनको पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करने की जरूरत है। पोर्टफोलियो ऐसे कंटिन्यू करिए, कुछ आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा अभी इमीडिएटली मेरे को कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा कि इस दौरान ये 1 करोड़ का टारगेट पूरा होगा नहीं, बट स्कीम्स पोर्टफोलियो सही है। ओके, सो आप कह रहे हो कि ये पोर्टफोलियो ठीक है, यू वुड नॉट लाइक टू चेंज एनीथिंग? कोई चेंज की जरूरत नहीं है। कई बार नो चेंज इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि स्कीम सारी अच्छी है और इन्होंने अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है। वही मेरे को लग रहा है प्रियंका जी आपका पोर्टफोलियो मतलब प्रोग्राम देखते हैं, काफी एजुकेटेड है इन्वेस्टर्स आजकल। हाँ, बट ऑल थैंक्स टू एक्सपर्ट्स लाइक यू जो हमारे लिए हमेशा टाइम निकालते हैं और आकर के उन्हें एडवाइस देते हैं। थैंक यू सो मच मुकेश सर आज हमसे बात करने के लिए। आपको मैं थैंक यू करने वाली हूँ अभी, क्योंकि हमारे दूसरे मेहमान से अब हम बात करने वाले हैं और हमारा अगला सेगमेंट हम वाकया NFO लेकर आने वाले हैं। सो मुकेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद आए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। पोर्टफोलियोज पर तो बहुत बात हो गई, लेकिन एक सवाल जब भी एक नई स्कीम आती है तो लोग हमसे पूछते हैं कि भाई ये कैसी स्कीम है, तो इसीलिए हमारे खास सेगमेंट वाकया NFO की तरफ बढ़ते हैं। मेरी सिर्फ मेरा सवाल।